Hello student, welcome to Allied and today we will discuss about the respiration topic. Okay, respiration, what is the meaning and the process of respiration, which is our topic of class 10. Class 10 में first chapter life process में हम लोग second topic discuss करने वाले हैं जो कि respiration. So life process में हम लोग discuss करेंगे यहाँ respiration topic. Respiration. So what is respiration? It is a breakdown of food molecule. That is food में क्या होगा? Breakdown of food molecule. जब food molecule को break कर, अब food में कौन सा molecule को break करेंगे? Food में हम लोग glucose molecule को यहाँ break करेंगे. That is food में हम लोग glucose को break कर. Glucose. Breakdown of food, that is glucose, into energy molecule. हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल. एनर्जी मॉलिक्यूल में एनर्जी मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? हम लोग यहाँ एटीपी को एनर्जी मॉलिक्यूल बोल रहे हैं. एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होते हैं. बट दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि एटीपी है. बट ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है? सेल के अंदर हो रहा है. तो हम ये समझा रहे हैं रेस्पिरेशन का मतलब है कि हम फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं इन द एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ये बता रहे हैं कॉन्सेप्ट की कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल. ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है हम लोग के बॉडी में. ट्रिलियंस ऑफ सेल हम लोग का बॉडी में, बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल का है. अब बॉडी के सेल में क्या एंटर करेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर करेगा. बट ये कहाँ से एंटर कर रहा है? ब्लड वेसल से. फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लड वेसल. और ये ब्लड वेसल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटेस्टाइन जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस हो गया. डाइजेशन प्रोसेस वेयर फूड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड, दैट इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल. सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है और नाउ इट मूव्स टू द ब्लड वेसल. दैट इज कौन? ब्लड वेसल. ब्लड वेसल में कैसे गया? विलाई के थ्रू. विलाई अब्जॉर्प्शन में हेल्प किया, मतलब इंटेस्टाइन में जो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन है वहां पे विलाई प्रेजेंट, और विलाई में हाईली रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल के अंदर चला गया कौन? ये सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड चला गया. और सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज, जिसका हम लोग बात कर रहे थे. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6. ये केमिकल फॉर्मूला है इसका. सो C6H12O6 ये चला गया किसके अंदर? ब्लड वेसल के अंदर. ये ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल. नाउ ब्लड वेसल के थ्रू ये किसके अंदर चला जाएगा? सेल के अंदर. दिस इज सेल. देखिए अब यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा जिसको हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं. बट ये प्रोसेस जो होगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा. तो ऑक्सीजन कहाँ का है? तो ऑक्सीजन आया लंग्स में. लंग्स से ऑक्सीजन है. लंग्स ऑक्सीजन कैसे आया? लंग्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है. एल्वियोलाई वेयर यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्योंकि एल्वियोलाई में एयर सैक्स प्रेजेंट है और एयर सैक्स से बना हुआ है. और वहां पे ब्लड वेसल प्रेजेंट है. जैसे ही एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आता है, व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो उसमें जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वो सब मिक्स हो जाएगा, चला जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा. किसमें? ब्लड वेसल में चला जाएगा. और ब्लड वेसल में कौन सा कंपोनेंट है ये ब्लड का? आरबीसी. तो आरबीसी जो प्रेजेंट है वो इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, जिसको हम लोग ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं. एंड नाउ दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन मूव्स टू द अगेन सेल. सेल के पास चला जाता है और सेल में ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मूव करते करते इसके अंदर चला जाता है. आगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया हुआ है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इसके साथ सेल के अंदर चला जाएगा और आरबीसी यहीं कहीं रहेगा. फिर वापस आरबीसी जाएगा, फिर से दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेके आएगा, फिर यहाँ इसको छोड़ देगा. मतलब यहाँ से इंटेस्टाइन से जो हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को ऑब्जॉर्ब किए हैं वो गया है ग्लूकोज सेल के अंदर, और यहाँ सेल के अंदर कौन आ चुका है? ऑक्सीजन आ चुका है. अब बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड दैट बायोकेमिकल रिएक्शन जिसका हम लोग बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन. सो नाउ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. ग्लूकोज है ये, ठीक है, ग्लूकोज. और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया. पायरुवेट में, पायरुवेट कितना कार्बन कंपाउंड है? ये 3 कार्बन कंपाउंड. ये कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस.
और यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और यही एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉमन है इन एवरी लिविंग सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कैसा भी ऑर्गेनिज्म, अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो दिस प्रोसेस विल डेफिनेटली टेक प्लेस। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। नाउ दिस मॉलिक्यूल जो पाइरुवेट है वो किसमें अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सेंडिंग आउट मोनोमर्स, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस आगे, ये रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस आता है। कौन कौन सा प्रोसेस आता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस आता है, लिंक रिएक्शन आता है, लिंक रिएक्शन आता है, क्रेब्स साइकिल आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। So these are the reaction, name of the reaction which comes under the respiration process, जिसमें कि अभी तक हम क्या पढ़े, ग्लाइकोलाइसिस पढ़े। वो ग्लाइकोलाइसिस कैसे हुआ, ग्लूकोज आया, कहां से आया ग्लूकोज, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका था, तो ब्लड वेसल के थ्रू ग्लूकोज एंटर कर चुका है। एंटर करने के बाद अब ये ऑक्सीजन कहां से आया, लंग्स आया। लंग्स आने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको जब आरबीसी बाइंड किया, उसके आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में जो पिगमेंट हो क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन हो जाता है इसमें, और वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑक्सीजन विल बाइंड विद इट, दिस आरबीसी, और फिर वो लेके जाएगा ऑक्सीजन के पास, दैट सेल के पास, ट्रिलियंस ऑफ सेल के पास ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन लेके आए हैं, यहाँ पे हम ग्लूकोज लेके आए हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट हो चुका है पाइरुवेट में, 3 कार्बन कंपाउंड, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। आफ्टर दैट ये एंटर किया है माइटोकॉन्ड्रिया में, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी जो प्रोसेस बच गया है, दैट इज कौन सा प्रोसेस बच चुका है, ये लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे 3 फेज होगा, 3 phases आर देयर, 3 फेज होगा इस पर्टिकुलर पाइरुवेट का। 3 तरीका से ये जा सकता है, चाहे तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, या एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और या फिर ये मसल सेल में भी ऑफ कोर्स एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। सो नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। जो पाइरुवेट था, लिसन केयरफुली, जो पाइरुवेट था, सेल के अंदर पाइरुवेट था, सेल के अंदर तो क्या आ चुका है, ग्लूकोज से पाइरुवेट आ चुका है, ग्लूकोज से क्या आ चुका है, पाइरुवेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब ये पाइरुवेट जो कन्वर्ट होगा, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट से ये CO2 में कन्वर्ट होगा, ये H2O में कन्वर्ट होगा, और ये प्लस एनर्जी हमको मॉलिक्यूल दे देगा। ये एनर्जी जो मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी वो असली में ATP है। कितना एनर्जी देगा, ये 38 ATP हमको दे देगा। ये कब होगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तब होगा जब एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बट अगर यही काम इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, फॉर एग्जांपल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, वेट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। ये कहाँ पे होगा, ये यीस्ट में होगा, यीस्ट में होगा, और ये इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, और प्लस एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पे 2 ATP बनता है बस। और ये कितना कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड। ये किसमें होगा, यीस्ट में होगा, मशरूम में होगा। ये सारे प्रोसेसेस होंगे यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे नाम देंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे फिर अगर मसल सेल में होता है यही काम, अगर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन से होगा क्या, यहाँ पे यही पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होगा, यही पाइरुवेट जो है, ये पाइरुवेट जो हम बना रहे थे, ये पाइरुवेट ये कन्वर्ट होगा किसमें, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, प्लस एनर्जी। तो ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन, ये याद रखना। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, रेस्पिरेशन अगर टॉपिक में क्वेश्चन बनता है तो कहां से आता है, फर्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस बिटवीन बताना होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्या बता सकते हैं इसमें,
डेफिनेशन लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, कितना एटीपी रिलीज हो रहा है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 2 एटीपी रिलीज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि टेल मी द रेस्पिरेशन प्रोसेस, वेयर डज इट टेक प्लेस। मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। आफ्टर फर्दर रिएक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो लोकेशन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट द मसल सेल, कि अगर ये जो रिएक्शन है जो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका इल इफेक्ट्स क्या है। कि इफ, तो क्वेश्चन है जनरली जब मसल क्रैम्प हो जाता है तो उस वक्त ये लैक्टिक एसिड जनरली होता है क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन हो रहा है मसल्स में, ये एक्यूमुलेट हो जाता है मसल सेल के बीच में, मसल सेल्स के पास, और जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाता है, मसल क्रैम्प को देखने को मिलता है। तो वो हम लोग ठीक कर सकते हैं बाय ये हॉट वाटर बाथ या मसाज से हम उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मसल क्रैम्प कब हो जाता है और उसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ। दूसरा यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि बताइए किसमें ये ज्यादा एटीपी रिलीज हो रहा है। तो बोलेंगे इन एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एटीपी रिलीज हो रहा है और यहाँ पे 2 एटीपी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा एटीपी रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में और यहाँ पे कम एटीपी रिलीज होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर ऑल क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड। और हाँ, एटीपी जो होता है ना, एनर्जी मॉलिक्यूल तो है, बट कब एटीपी रिलीज होता है, जब यही एटीपी टूटता है मतलब ब्रेक होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, तो सिर्फ ये एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है जो हम लोग को रिलीज हो रहा है एनर्जी। तो एनर्जी हमको क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फेट ना, 3 ट्राई फॉस्फेट, वहां पे जो बॉन्ड टूटता है ना, तब जाके एनर्जी रिलीज होता है। तो एटीपी है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बट जब इस एटीपी को भी फर्दर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तब ये जाके हम लोग को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं कि अभी जो ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में एयर गया, तो क्वेश्चन ये आता है कि टेल मी द रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पैसेज है वो बताइए। और नहीं, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि टेल मी अबाउट द चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ये ब्रीदिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग में 2 टाइप है, चाहे इनहेलेशन, इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन जो होता है वो एटीपी डिपेंड, मतलब ये एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे हमको एनर्जी खर्च होता है, बट एक्सहेलेशन में एनर्जी खर्च नहीं होता है। तो एक्सहेलेशन दूसरा जो प्रोसेस है वो है एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल। एनसीईआरटी में एक वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है जिसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज लेफ्ट इन आवर लंग्स, मतलब लंग्स में जो अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब हम पूरा का पूरा हवा बाहर निकाल दिए, फिर भी जो एयर रह गया उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का एक लाइन से याद रखना है कि व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज लेफ्ट इन आवर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। नेक्स्ट आते हैं ब्रीदिंग में इनहेलेशन और फिर एक्सहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन की हम लोग एयर को अंदर ले रहे हैं, बट अब ये प्रोसेस थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कर देते हैं, डायग्राम के फॉर्म में, तो आपको ज्यादा समझना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम बनाना चाहे तो ये फॉर एग्जांपल ये नेजल कैविटी, और फिर ये आगे फेरिंग्स, फिर ये आगे लैरिंग्स, फिर ये आगे ट्रैकिया, और फिर ये फर्दर ब्रांचिंग होगा, तो ये फिर ब्रोंकाई, फिर इसका फर्दर और ब्रांचिंग होगा, तो ये ब्रोंक्यूल्स, और फिर यहाँ पे ये एल्वुलाई प्रेजेंट हो, ये लंग्स प्रेजेंट होता है ऐसा, ठीक है, ठीक है, ऐसा लंग्स प्रेजेंट होता है। तो लंग्स में हम देख सकते हैं, हमको ये समझाना, मेन समझाना ये है कि ये जो यहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम होता है नीचे, नीचे में डायफ्राम होता है, ऐसा डोम से ऐसा मसल्स होता है, दिस इज मेड अप ऑफ मसल, दिस इज मसल्स, ये मसल्स का बना हुआ होता है। और यही डायफ्राम जो होता है वो हेल्प आउट करता है ब्रीथिंग के टाइम में, यही हेल्प आउट करता है ब्रीथिंग के टाइम में। सुना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पूरा आगे तक प्रेजेंट होता है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट ट्रैकिया में जनरली जो क्वेश्चन आता है ना, ट्रैकिया से रिलेटेड आता है। तो पहला क्वेश्चन,
टेल मी अबाउट द पैसेज, जो रास्ता है एयर जो है तो किसके थ्रू जा रहा है, तो हम रास्ता लिख लेते हैं नोज, फिर नेजल चैम्बर, nasal chamber, after that it will go in pharynx, फिर आते हैं larynx, फिर आते हैं trachea, फिर आते हैं bronchi, फिर आते हैं bronchioles और फिर आते हैं alveoli। ये इंपॉर्टेंट है कि एल्वेलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज जो लिखे हैं यहाँ कहीं पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ एयर पास हो रहा है, हवा अंदर जा रहा है, हवा अंदर जा रहा है, जाते जाते यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बस, क्योंकि यहाँ पे ही ब्लड वेसल प्रेजेंट है, यहाँ पे ही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है जो कि सिंगल लेयर का है, ताकि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो बहुत आसानी से हो जाए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि why in alveoli exchange of gases take place, because the alveoli it is made up of simple squamous epithelial tissue which is single layer, due to which diffusion of gases would take place easily। तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, nose, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles और alveoli, this is the passage, ये passage है, passage मतलब respiratory passage। अब यहाँ पे ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये सारा काम कर रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, क्या चेंजेस हो रहा होता है वो समझना। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ हो रहा है, क्वेश्चन क्या क्या आता है वो समझो। पैरिंग्स में वन वर्ड याद रखना है कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, फूड और एयर का ये कॉमन पैसेज है। लैरिंग्स में याद रखना है कि ये इट इज द वॉइस बॉक्स। ट्रैकिया में याद रखना है, क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आता है इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई अ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, तो इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे अगर ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस ऐसा सी शेप्ड होता है तो ये ऐसा इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए या बंद ना हो जाए, वरना हवा अंदर कैसे जाएगा। बट वही फूड पाइप ऐसा नहीं प्रेजेंट है, फूड पाइप बंद रहता है, जब फूड बोलस के फॉर्म में आता है तब ये इलोंगेट होता है, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसमें मसल्स भी एक्टिवेट होता है। यहाँ पे जब फूड आएगा, फूड पाइप में जब खाना आता है तो ये मसल्स इसको कॉम्प्रेस करता है और रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन मसल्स होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको हमको फिक्स करके रखना होता है, तो इसीलिए सी से कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ताकि हवा अंदर चला जाए। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई अ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया। इसके बाद फर्दर इसका डिवीजन होता है, यहाँ पे भी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस है, यहाँ पे भी सब जगह। तो ये है ट्रैकिया, ये है ब्रोंका, ये है ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद फिर एल्वेओलाई। तो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो ये रेस्पिरेटरी पैसेज में कहीं भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, बस इसी जगह पे होता है एल्वेओलाई में। अब पूछा जाएगा क्यों होता है, तो एल्वेओलाई में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पे अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट, एक ही लेयर प्रेजेंट है ताकि डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाए, तो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस हियर। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे हाईली और रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल होता है, ताकि ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन चला जाए, और ब्लड किसके साथ बाइंड कर जाएगा, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा आरबीसी के साथ, और आरबीसी में क्या है, आरबीसी में है हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही ऑक्सीजन जब बाइंड कर जाता है तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन है, ये है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो अब आते हैं क्वेश्चन कि अगर इनहेल कर रहे हैं तब क्या चेंजेस हो रहा है इसमें, और एक्सहेल आउट कर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं तब क्या चेंजेस हो रहा है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ओके, सो इनहेलेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर रिब गेज जो प्रेजेंट है, रिब गेज ऐसे रिब गेज प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड व्हाट आर द चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए हैं, तो इनहेलेशन में क्या चेंजेस हो रहा है और एक्सहेलेशन में क्या चेंजेस हो रहा है। तो रिब गेज में, रिब गेज जो है वो जब भी सांस अंदर लेंगे हम लोग, तो रिब गेज वो अपवर्ड मूव करेगा, रिब गेज जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा, और आउटवर्ड मूवमेंट शो करेगा, बाहर जाएगा और ऊपर की ओर उठेगा थोड़ा सा और बाहर की ओर उठेगा, तो उसको बोलेंगे अपवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट रिब गेज टेक प्लेस।
दूसरा चेंजेस होगा थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी, थोरासिक कैविटी जो होता है, कैविटी का मतलब स्पेस, यहाँ का जो स्पेस है, तो हवा जैसे ही अंदर आएगा तो यहाँ का स्पेस बढ़ जाएगा, तो थोरासिक कैविटी या फिर थोरासिक वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा नंबर, यहाँ पे जो डायफ्राम बनाए हैं, ये जो मसल है इसको डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम, PHRAGM, डायफ्राम। तो ये एक मसल है जो कि लंग्स को होल्ड करके रखता है, ताकि सांस जब अंदर आए तो इसको पकड़ा हुआ है, और जैसे ही हवा बाहर निकल रहा है तो ये मसल्स ही हेल्प आउट करेगा। अगर ये मसल्स किसी वजह से टूट गया, एक्सीडेंट की वजह से टूट गया, तो इस इंसान को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा या नहीं ले पाएगा, वो नहीं ले पाएगा और उसका डेथ हो जाएगा। तो ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनहेलेशन में डायफ्राम का चेंजेस क्या है। तो जैसे ही हवा अंदर आएगा तो डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये तीन याद रखना है, रिब केज के बारे में, थोरासिक कैविटी के बारे में, और एक डायफ्राम के बारे में। फिर डायफ्राम जो होता है आफ्टर दैट नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ, जब लोग सांस बाहर निकालते हैं, इनहेलेशन में ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो, मतलब ऑफ कोर्स ये नॉट बायोकेमिकल बोलेंगे, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ये जो ब्रीदिंग है ना, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, बट इनहेलेशन के दौरान एटीपी खर्च होता है, एक्टिव प्रोसेस है। तो हम इनहेलेशन को हम एक्टिव प्रोसेस, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी लगता है। इन एक्सहेलेशन में कोई एटीपी नहीं लगता, कोई एनर्जी खर्च नहीं होता। बट ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस। एक्सहेलेशन के दौरान, एक्सहेलेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, रिब केज में, रिब केज में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, रिब केज में चेंजेस हो रहा है, ये जब लोग सांस बाहर निकाल रहे हैं तो ये इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, डाउनवर्ड। और नेक्स्ट थोरासिक वॉल्यूम या थोरासिक कैविटी जो है, थोरासिक कैविटी जो है या वॉल्यूम, वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि सांस बाहर जा रहा है, हवा बाहर जा रहा है। जब हवा बाहर जा रहा है तो ये कम होगा, ये इसका अंदर कैविटी जो जगह है, जो स्पेस है, वो कम हो जाएगा, थोरासिक कैविटी डिक्रीज है। और तीसरा नंबर, ये जो ये डायफ्राम है वो ओरिजिनल शेप में आ जाए, ओरिजिनल शेप में आ जाए। ठीक है, ओरिजिनल शेप मतलब ये कैसा शेप का है, डोम शेप का, डोम शेप। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।